हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय भूगोल का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते। 70 अंकों का पूर्णांक रहता है 12वीं क्लास। समय रहेगा पेपर के लिए 3 घंटे का पेपर होता है। सबसे पहले खंड पर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब एशिया। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आंसर आएगा इसका गेहूं। यह एक खाद्यान्न फसल है। थर्ड क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का शाब्दिक अर्थ बताना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश यूपी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज उपलब्धता वाला जिला है, तो इसका आंसर होगा ब बस्तर। प्रश्न के विकल्पों और खनिज विविधता के आधार पर वैसे कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क टीन अधिक आदि की प्रचुरता है। तो ये पहले सेक्शन का आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं यहाँ पर 1 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो जल में अवांछित हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे उसकी गुणवत्ता गिर जाए जल प्रदूषण कहलाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है धान का कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर है भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। फिर आपका फोर्थ है च्युइंगम किस वृक्ष के दूध से बनता है? तो च्युइंगम जैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? तो उत्तर है इसके द्वारा पेट्रोलियम तेल और गैस का परिवहन मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्व अमेरिका तक किया जाता है। तो ये सेक्शन बी का आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले यहाँ पर प्रश्न है मानव विकास उपागम का क्या आशय है? तो इसका आंसर है यह विकास का वह दृष्टिकोण है जो आय के बजाय लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों में वृद्धि को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है प्राथमिक उत्पादों कच्चे माल को मशीनों या श्रम द्वारा अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसका कारक है प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, आपदा, अपकर्ष कारक रोजगार, बेहतर सुविधाएं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फिर आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है लाइक पर आपको बटन जरूर क्लिक कर देना है ताकि लाइक से मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की बड़ी जनसंख्या किन समस्याओं को जन्म देती है? पहला संसाधनों भोजन जल आवास पर अत्यधिक दबाव, दूसरा बेरोजगारी गरीबी और प्रदूषण में वृद्धि, तीसरा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी। उसके बाद 6वां प्रश्न है भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर है
पहला, वर्षा की अनिश्चितता और असमान वितरण के कारण। दूसरा, रबी फसल, शुष्क ऋतु और अधिक पानी वाले फसलों गन्ना चावल के उत्पादन के लिए। फिर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, संभववाद की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर है विडाल डी ला ब्लास द्वारा समर्थित यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है और मानव अपनी बुद्धि व तकनीक से उन अवसरों का उपयोग कर प्रकृति में परिवर्तन करने में सक्षम है। यह मानव की प्रकृति से अधिक शक्तिशाली मानती है। उदाहरण, रेगिस्तान में खेती करना या नदियों पर बांध बनाना। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है जलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर लिखिए। तो इसमें आपका आधार चलवासी पशुचारण वाणिज्यिक पशुधन। तो इसका उद्देश्य यह जीवन निर्वाह के लिए होता है और यह लाभ और व्यापार के लिए होता है। दूसरा, पशु की बात करें तो एक साथ कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं और इसमें बात किया जाए तो एक विशेष प्रकार के पशु पाले जाते हैं जैसे कि केवल भेड़ या गाय। देखभाल, प्राकृतिक चारे पर निर्भर रहते हैं, विशेष देखभाल नहीं होता है। जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होता है, वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन और स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है वायु परिवहन किन दशाओं में लाभकारी है। तो वायु परिवहन निम्नलिखित दशाओं में अत्यंत लाभकारी है। लंबी दूरियों को कम करने में, तय करने के लिए। दूसरा, दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी, मरुस्थली या घने जंगलों वाले क्षेत्रों में जहां सड़कें या रेल नहीं बन सकती। उसके बाद है आपदा प्रबंधन, बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। चौथा, कीमती जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, दवाइयाँ या फूल आदि के परिवहन के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों की कोई 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। पहला, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पीने का साफ पानी, बिजली और पक्की सड़कों की अक्सर कमी होती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अच्छे अस्पतालों और उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव होता है। गंदगी और जल निकासी, नियोजित जल निकासी ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण बरसात में कीचड़ और बीमारियों का खतरा रहता है। अथवा पर क्वेश्चन दिया गया नगरीय बस्तियों की कोई 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। मलिन बस्तियां, आवास की कमी के कारण गंदी बस्तियों का विस्तार होता है जहां जीवन स्तर निम्न होता है। पर्यावरण प्रदूषण, वाहनों और उद्योगों के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या है। तीसरा, यातायात जाम, वाहनों की अधिकता के कारण सड़कों पर भीड़ भाड़ और जाम की समस्या रहती है। प्रश्न नंबर 11 है कृषक, छत्तीसगढ़ के कृषक कृषि कार्य करना बंद कर दे तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो उत्तर है यदि छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा किसान कृषि करना बंद कर दे तो क्या होगा। पहला, खाद्यान्न संकट, चावल और अन्य अनाजों की भारी कमी हो जाएगी जिससे भूखमरी बढ़ सकती है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा, महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगेगी। तीसरा, अर्थव्यवस्था पर चोट, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, वह ध्वस्त हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। कच्चा माल, उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। फिर आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल होता है। फिर प्रभावित करने वाले कारक है भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां पीने और खेती के लिए आसानी से जल उपलब्ध हो, जैसे नदियां, घाटियां। भू आकृति, मैदानी इलाकों में खेती, सड़क और उद्योग बनाना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ घनत्व अधिक होता है, जैसे गंगा का मैदान। पहाड़ी क्षेत्रों में घनत्व कम होता है। तीसरा, जलवायु, अधिक गर्म या ठंडे मरुस्थलों की तुलना में सुखद जलवायु वाले क्षेत्रों में लोग अधिक रहते हैं।
आर्थिक कारक यानी कि औद्योगिकरण, जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ रोजगार के अवसर मिलते हैं जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जैसे मुंबई। फिर आपका ये क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास से क्या तात्पर्य? मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर स्पष्ट करना है। तो स्वेज नहर, पनामा नहर स्थिति, यह मिस्र में स्थित है, यह पनामा देश मध्य अमेरिका में स्थित है। दूसरा, जोड़ती, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तीसरा, धरातल, यह समतल भूमि पर बनाई गई है, इसे लॉक जल द्वार नहीं है, यह पहाड़ी क्षेत्र में इसलिए इसमें लॉक सिस्टम जल द्वार होता है। लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर अधिक लंबी है, इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर कम लंबी है। महत्व बात करें, यह यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम करती है, यह न्यूयॉर्क पूर्व और सैन फ्रांसिस्को पश्चिम के बीच की दूरी को कम करती है। तो इस तरीके से आपका आंसर होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 14, भारत में जल संसाधन का संरक्षण और जल प्रबंधन का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। बांध और जलाशय का निर्माण, नदियों पर बांध बनाकर वर्षा जल और बाढ़ के पानी को रोका जाता है, यह पानी सूखे के समय सिंचाई और बिजली बनाने में काम आता है। आधुनिक सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद, स्प्रिंकलर, फव्वारा जैसे तकनीकों का उपयोग करके कम पानी में अधिक खेती की जा सकती है, जिससे पानी की बर्बादी रुकती। वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। वनों से वर्षा भी आकर्षित होती। जन जागरूकता, पानी के महत्व और बचत के बारे में रैलियां, विज्ञापन और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी कदम है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी और पाइपों के जरिए जमीन के अंदर टैंकों में जमा करना ताकि भूजल स्तर ऊपर उठे। फिर आपका अथवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कपास उत्पादन के निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? किन्हीं 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि, सूखे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी पहुंचने से गेहूं, कपास, सरसों और मूंगफली का बम्पर उत्पादन होने लगा है। दूसरा, हरियाली और वन रोपण, नहर के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए जिससे मरुस्थलीकरण रुका है और चारागाह विकसित हुए हैं। फसल प्रारूप में बदलाव, पहले जहां केवल बाजरा उगता था अब वहां वाणिज्यिक और नकदी फसलें उगाई जा रही है। पशुपालन में सुधार, पानी और चारे की उपलब्धता से पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय बन गया है। आर्थिक समृद्धि, किसानों की आय बढ़ी है जिससे जीवन स्तर सुधरा है और अकाल की समस्या समाप्त हो गई है। इसके अथवा पर दिया गया आपको, गैर परंपरागत ऊर्जा के किन्हीं 5 स्रोतों का वर्णन कीजिए। फिर आपका है, भारत में सड़क परिवहन का महत्व लिखिए। द्वार तक सेवा, सड़क परिवहन एकमात्र साधन है जो सामान और यात्रियों को सीधे उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाता है। सस्ता साधन, छोटी दूरी के लिए यह रेल या वायु परिवहन की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक है। लचीलापन, बसें और ट्रकें कहीं भी और किसी भी समय रोके जा सकते, इसका कोई निश्चित स्टेशन होना जरूरी नहीं है। पूरक साधन, सड़कें रेलवे स्टेशन, बंदरगाहों, हवाई अड्डों को शहरों और गांवों से जोड़ती है। सड़कों के बिना अन्य परिवहन बेकार है। निर्माण और रखरखाव, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रेल की पटरियां बिछाना मुश्किल है जबकि सड़कें आसानी से और कम खर्चे पर बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। फिर आपका 17वां नंबर का क्वेश्चन आएगा मैप पॉइंटिंग के ऊपर। आपको बस मैं लोकेट बता देता हूँ। मैप पॉइंटिंग के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाले हैं तो उसमें आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व के सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए बिंदुओं को पहचानिए। लंदन है मेगा सिटी है यूके में, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेगा सिटी जापान में, कैपटाउन
बड़ा बंदरगाह है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अमेजन नदी है, प्रमुख नदी है दक्षिण अमेरिका में। प्रेयरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा ताकि आपको इजी पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद भारत के मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाइए या छत्तीसगढ़ का मानचित्र बताना है। दिल्ली भारत के उत्तर क्षेत्र में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिलेगा। उत्तर पूर्व के चाय के क्षेत्र असम राज्य, विशेषकर ब्रह्मपुत्र घाटी। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल का हिस्सा। नीलगिरी पर्वत आपको लोकेट करना है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु केरल कर्नाटक के संगम पर। फिर आपको छत्तीसगढ़ का मानचित्र आएगा। सुपर थर्मल पावर केंद्र है कोरबा में चिन्हित करना है। जूट उद्योग रायगढ़ में, मोहन जूट मिल। उसके बाद बस्तर का लौह अयस्क खान बैलाडीला दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद महानदी का सहायक नदी शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव कबीरधाम जिले में। इन सबको आपको लोकेट करना रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। और ये सारे आपके PDF व्हाट्सएप पर मिलेगा। थैंक यू सो मच।